आज का ये जो वीडियो रहने वाला है इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से मैं 60 जो रहेगी कंजंक्शंस रहेगी। अब देखिए ये 60 लिस्ट है, इसमें कंजंक्शंस भी होंगी, लिंकिंग वर्ड्स भी होंगे, कुछ लिंकिंग एक्सप्रेशंस भी होंगे। यहाँ कंप्लीट लिस्ट दी गई है, एक एक करके हम देखेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करूँगी। देखिए यहाँ ये है, ये कंजंक्शंस है, इनकी लिस्ट है। कुछ यहाँ पर कॉमन एक्सप्रेशंस है, ये लिंकिंग एक्सप्रेशंस है, लिंकिंग वर्ड्स है। ये भी मतलब दो सेंटेंसेस को जोड़ने का ही काम करते हैं। तो सारे के सारे एक ही यहाँ पर वीडियो में मैंने ले लिए हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए, क्योंकि मुझे पीडीएफ के लिए भी कई जो व्यूवर्स हैं उन्होंने कहा है, तो आपको उसके लिए हमारी मेंबरशिप को ज्वाइन करना पड़ेगा इन नोट्स के लिए। तो जो मेंबर्स होंगे उन्हीं के लिए ये नोट्स अवेलेबल रहेंगे। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर है कि इन नोट्स में कंजंक्शंस के साथ साथ कॉमन इंग्लिश एक्सप्रेशंस भी शामिल किए गए हैं। आप कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पर कुछ कॉमन लिंकिंग वर्ड्स है, एक्सप्रेशंस है, उनको भी ऐड किया है कि बाद में आपको लगेगा कि ये तो कंजंक्शन की लिस्ट में ही नहीं है। ताकि इंग्लिश स्पीकिंग और राइटिंग बेहतर हो सके, इसलिए एक्सप्रेशंस को भी लिया गया है, लिंकिंग वर्ड्स को भी लिया गया है। काम वो भी जोड़ने का ही करते हैं। तो चलिए एक एक करके यहाँ से कंजंक्शन हमारा जो चैप्टर है वो शुरू होता है। इसमें देखिए कंजंक्शन की बात करें तो ऐसे शब्द होते हैं जो दो वर्ड्स, फ्रेजेस या सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, ये होता है कंजंक्शन। ठीक है, दो वर्ड्स को जोड़ सकते हैं, फ्रेजेस को जोड़ सकते हैं, सेंटेंसेस को भी जोड़ सकते हैं। तो बहुत ही सरल भाषा में सिंपल तरीके से यहाँ पर आपको सीखने को मिलने वाला है, और उम्मीद है कि आपको हर एक जो कंजंक्शन है, लिंकिंग एक्सप्रेशंस है, लिंकिंग वर्ड्स है, उनको बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ से आप सीख कर जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले देखिए कंजंक्शन का इस्तेमाल क्यों करते हैं। ठीक है, पहला रहता है कि हम कंजंक्शन को इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो इसकी रीज़न है, दो शब्द है, वर्ड्स है, उनको जोड़ने का काम करता है। इसलिए अगर दो शब्दों को जोड़ना है तो हमको कंजंक्शन चाहिए, लिंकिंग वर्ड्स चाहिए। वाक्यांश यानी कि फ्रेजेस को, सेंटेंसेस को, इनको जोड़ने के लिए, और रीज़न के लिए भी होता है, रिजल्ट के लिए होता है, चॉइस के लिए विकल्प रहते हैं ना, चॉइस, तो वो बताने के लिए हमको इनकी ज़रूरत पड़ती है। कंडीशन रहती है, उसके लिए हमको इनकी ज़रूरत पड़ती है, कंजंक्शन की, लिंकिंग वर्ड्स की। टाइम के लिए, कंपैरिजन के लिए, कॉन्ट्रास्ट के लिए, और आपकी जो इंग्लिश है, अंग्रेज़ी है, उसको फ्लुएंटली और नेचुरली बोलने लिखने के लिए। कंपटीशन जो रहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो रहते हैं, उनमें भी जो है काफ़ी कंजंक्शंस आती है, लिंकिंग वर्ड्स आते हैं। वो भी अगर यहाँ पर कुछ नोट रखने वाली बात होगी तो इन नोट्स में मैंने उनको अप्लाई किया है। ठीक है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो चलिए एक एक करके यहाँ से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पर है एंड। ठीक है, एंड बहुत ही बेसिक से शुरू करेंगे। तो एंड का हिंदी अर्थ होता है और। दो समान शब्द, वाक्यांश या वाक्य जोड़ने के लिए, मतलब फ्रेजेस। ठीक है, फ्रेजेस या सेंटेंसेस को, या सेम वर्ड्स रहते हैं उनको जोड़ने के लिए। पोजीशन वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस के बीच में होती है इनकी। जैसे कि अगर वर्ड्स को जोड़ता है तो उनके बीच में, फ्रेजेस को जोड़ता है तो उनके बीच में, क्लॉजेस को जोड़ता है तो उनके बीच में। तो यहाँ पर है जैसे ये रहा एंड। ठीक है, यहाँ पर भी देखें, ये देखिए दो वर्ब्स को जोड़ रहा है तो उसके बीच में है। ठीक है, यहाँ नाउन है, नाम है, तो इसके बीच में ऐसे। राम और मोहन दोस्त है, राम एंड मोहन आर फ्रेंड्स। वह गाती और नाचती है, यानी शी सिंग्स एंड डांसेस। तो इस तरीके से यहाँ पर एंड यूज हुआ, एंड कंजंक्शन। नेक्स्ट है और। हिंदी में भी जो एग्जाम्पल्स है, हिंदी में मैंने इसलिए दिए हैं क्योंकि मेरे जो व्यूअर्स हैं ज़्यादातर हिंदी मीडियम के भी है, इसलिए हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में आपको एग्जाम्पल्स देखने को यहाँ पर मिलेंगे। सेकंड है और, यानी कि या। दो विकल्पों में से एक बताने के लिए, दो चॉइसेस रहेगी ना, उनमें से एक बताने के लिए यहाँ पर हम यूज़ करते हैं इस और का। पोजीशन वर्ड्स, फ्रेजेस या क्लॉजेस के बीच में, सेम वैसे ही जिसकी बात की जा रही है, वर्ड्स की बात की जा रही है तो उनके बीच में, और फ्रेजेस में अगर चॉइस बताई जा रही है तो उनके बीच में, क्लॉजेस में तो उनके बीच में। जैसे कि चाय या कॉफ़ी लोगे, तो विल यू हैव टी और कॉफ़ी, तो टी और कॉफ़ी के बीच में, इन दोनों में से एक बतानी है ना चॉइस, तो यहाँ पर हमने और का यूज़ किया है, दोनों नहीं और। ठीक है, मतलब दोनों नहीं, और मीन्स एक, या तो टी या फिर कॉफ़ी। जल्दी करो नहीं तो बस छूट जाएगी।
हरी अप और यू विल मिस द बस। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक, अगर जल्दी कर ली तो बस जो है वो मिस नहीं होगी, नहीं तो मिस हो जाएगी। यहाँ है नंबर 3 पर हमारा कंजंक्शन फॉर, क्योंकि इस कारण। फॉर क्योंकि या इस कारण, ये इसका हिंदी अर्थ है। किसी बात का कारण बताने के लिए, कारण बताने के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। पोजीशन रहती है इसकी दूसरे क्लॉज की शुरुआत में। जो दूसरा क्लॉज होगा ना, चाहे वो स्टार्टिंग में हो या बीच में हो, तो उसकी शुरुआत में। एग्जाम्पल्स देखेंगे यहाँ पर, जैसे मैं घर चला गया क्योंकि मुझे थकान थी। आई वेंट होम, अब यहाँ पर फॉर का यूज़ किया है, क्यों, रीज़न बताने के लिए, आई वॉज टायर्ड। वह नहीं आया, अब क्यों नहीं आया, क्योंकि वह बीमार था। ही डिड नॉट कम फॉर ही वॉज इल। जैसे हम बिकॉज का यूज़ करते हैं ना, वैसे के वैसे। चलिए, बट 4 नंबर पर है हमारा बट, लेकिन, दो विपरीत बातें जोड़ने के लिए, यानी कि यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट को जोड़ने के लिए। विरोध जो रहता है, सामान्य बोल रखा है, सिंपल जो कॉन्ट्रास्ट रहते हैं वहाँ पर हम सिंपली जो कॉन्ट्रास्ट किए जाते हैं, बिल्कुल आसान जो रहते हैं, सिंपल रहते हैं, वहाँ पर बट का यूज़ होता है। पोजीशन दो क्लॉजेस के बीच में। ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं यहाँ पर। मैं गया लेकिन वह नहीं आया। आई वेंट बट ही डिड नॉट कम। तो दो विपरीत बातें जोड़ी गई है ना, गया और नहीं आया। वह गरीब है, एक तो गरीब, फिर देखिए लेकिन ईमानदार, तो गरीब, तो सिंपल कॉन्ट्रास्ट बताना होता है तो हम बट का यूज़ करते हैं। और जो है, और भी इसके बदले में हम जो वर्ड्स है, कनेक्टिंग वर्ड्स है या कनेक्टर है कह सकते हैं, कंजंक्शन है, उनका भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सिंपल जो कॉन्ट्रास्ट बताना, तो वहाँ पर बट। ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट, तो इस तरीके से देखिए, पुअर और ऑनेस्ट, दो विपरीत बातें। नंबर 5 पर है हमारा यट, फिर भी लेकिन, ये इसका हिंदी अर्थ है, फिर भी या लेकिन। उम्मीद के विपरीत परिणाम, फिर भी मतलब जो उम्मीद के उलट हो, तो वहाँ पर फिर भी और लेकिन इसका जो है हिंदी में अर्थ निकलता है। अब एग्जाम्पल्स देखेंगे तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा। पोजीशन देखें दो क्लॉजेस के बीच में। वह अमीर है फिर भी खुश नहीं है। वह अमीर है फिर भी खुश नहीं है, मतलब इसके बावजूद भी। ही इज़ रिच यट ही इज़ नॉट हैप्पी। तो एक तरीके से रिच होने पे तो उसे खुश होना चाहिए था ना, लेकिन वो हैप्पी नहीं है। तो क्या है ये, उम्मीद के उलट है। मतलब कोई अमीर होगा, ठीक है, अमीर होगा तो वो खुश होगा, लेकिन ये तो उम्मीद के ही उलट है, ऐसा। यट, उम्मीद के विपरीत परिणाम। ठीक है, अब देखें, वह बहुत पढ़ा, ठीक है, वह बहुत पढ़ा फिर भी असफल रहा। मतलब पढ़ा तो हमने उम्मीद की थी कि वो असफल नहीं होगा, सफल होगा, लेकिन उम्मीद के विपरीत परिणाम। ही स्टडीड हार्ड यट ही फेल्ड। ठीक है, एक तरीके से यट के बाद में नकारात्मक सी बात आ रही है, नेगेटिव सेंस सा निकल रहा है। चलिए 6 हम देख लेते हैं, इसलिए। सो, किसी कारण या परिणाम, किसी कारण का परिणाम बताने के लिए, किसी कारण का परिणाम, रिजल्ट बताने के लिए, इसलिए। पोजीशन दो क्लॉजेस के बीच में है। एग्जाम्पल्स देखें, जैसे कि इट वॉज रेनिंग, यहाँ है बारिश हो रही थी इसलिए हम घर में रहे। तो यहाँ पर घर में रहने का मतलब बारिश हुई ना, तो उसका रिजल्ट क्या निकला, घर में रुकने का ना, घर में रहने का, ये ऐसा कह सकते हैं। तो इट वॉज रेनिंग सो वी स्टेड होम। तो उसका परिणाम, बारिश होने का परिणाम, रिजल्ट क्या निकला, बारिश हो रही थी इसलिए हम घर में रहे, शायद कहीं बाहर जाते, ऐसा। बारिश हो रही थी इसलिए हम घर में रहे, इट वॉज रेनिंग सो वी स्टेड होम, तो इसलिए। वह बीमार था, मतलब वो स्कूल नहीं गया ना, तो वह बीमार था, उसका रिजल्ट क्या हुआ बीमार होने का, इसलिए वो स्कूल नहीं गया। ही वॉज सिक सो ही डिड नॉट गो टू स्कूल। तो सो इसलिए किसी कारण का परिणाम, रिजल्ट बताने के लिए, कोई कारण है उसका रिजल्ट क्या निकला वो बताने के लिए। नंबर 7 पर है एज, जैसे, क्योंकि, जब, ये इसके हिंदी अर्थ है। समय यानी कि टाइम, कारण यानी कि रीज़न या तुलना, कंपैरिजन बताने के लिए। एज, जैसे, क्योंकि, जब, इसका हिंदी में अर्थ है। शुरुआत या बीच में आ सकता है। पोजीशन, ठीक है, ये इसकी पोजीशन है। फिर देखें
तो जैसे ही मैं पहुंचा, एक तरीके से यहाँ पर टाइम का सेंस निकल कर आ रहा है ना, तो देखना आपको टाइम का निकल रहा है, रीज़न का, कंपैरिजन का, इस तरीके से। मतलब यहाँ पर है रीज़न या कंपैरिजन। रीज़न मतलब कारण या तुलना या फिर समय। तो इसमें से आपको देखना है कि सेंटेंस से क्या उसका सेंस निकल रहा है। वह नहीं आया क्योंकि वह व्यस्त था। As he was busy, he did not come। मतलब कि उसके नहीं आने का कारण क्या था, क्योंकि वो बिजी था। तो देखना है, एक अभी पहले देखा टाइम की बात हुई उस बरसात वाले सेंटेंस में, जैसे ही मैं पहुंचा, ठीक है, बारिश शुरू हो गई। तो ऐसे ये एज का यूज़ होता है, यानी कि टाइम, रीज़न या कंपैरिजन बताने के लिए एज का यूज़ होता है शुरुआत या बीच में। क्लियर है? एज ही वॉज बिजी ही डिड नॉट कम। एज आई अराइव्ड इट स्टार्टेड रेनिंग। तो ऐसे आप धीरे धीरे देखेंगे सेंस के अनुसार। अब यहाँ पर है नोट भी दे रखे हैं बीच बीच में मैंने नोट्स के साथ, कि एज के और भी कई यूजेस है, जैसे जब, जैसा, लेकिन उनमें हम आगे अलग से सीखेंगे। उन्हें हम, ठीक है, उनमें नहीं, उन्हें हम आगे अलग से सीखेंगे। कहने का अर्थ है, अभी जैसे एज का यूज़ आपने यहाँ पर सीखा तो आपको लगेगा कि एज के तो और भी कई यूजेस है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही यूज़ सीखा है, इसके अलावा भी कई यूजेस है, तो उनको अलग बेहतर तरीके से हम सीखेंगे। चलिए अब नंबर 8 पर चलते हैं। बिकॉज, क्योंकि। बिकॉज क्योंकि कारण स्पष्ट बताने के लिए, कारण जो है बिल्कुल क्लियर बताने के लिए शुरुआत या बीच में इसकी जगह है। यानी कि मैं खुश हूँ क्योंकि मैंने परीक्षा पास कर ली, बिल्कुल क्लियरिटी के साथ जो है क्योंकि का यूज़ करके हमने क्या बता दिया, जो कारण है उसको स्पष्ट कर दिया, क्लियर कर दिया। आई एम हैप्पी बिकॉज आई पास द एग्ज़ाम। वह नहीं आया क्योंकि वह बीमार था, क्लियर एकदम बता दिया कारण। ही डिड नॉट कम बिकॉज ही वॉज इल। नेक्स्ट है 9 पर हमारा सिंस, क्योंकि, जब से। कारण या समय बताने के लिए सिंस या तो रीज़न बताते हैं, कारण भी बताते हैं, या समय भी बता सकते हैं। तो ये यहाँ पर इसकी दो यूजेस, दो तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। एक तो पोजीशन शुरुआत या बीच में हो गया। एग्जांपल्स देख लेते हैं कि जब से वह गया मैं उसे नहीं मिला। जब से वह गया मैं उसे नहीं मिला, तो यहाँ पर कौन सा सेंस आ रहा है? समय। समय बताया जा रहा है ना, जब से मतलब उस समय से, ठीक है। क्योंकि देर हो गई थी हम लौट आए। क्योंकि देर हो गई थी हम लौट आए। क्यों लौट आए? देर हो रही थी, कारण। तो दोनों में देखे, दोनों कंडीशन आ गई है। तो जब से वह गया मैं उसे नहीं मिला। सिंस ही लेफ्ट आई हैव नॉट मेट हिम। क्योंकि देर हो गई थी हम लौट आए। सिंस इट वॉज लेट वी रिटर्न। तो दोनों में सिंस का अलग अलग है, ठीक है, मीन अलग अलग जा रहा है। 10th पे हमारा है 2, हालांकि, विरोधाभास बताने के लिए, विरोध बताते हैं तब। पोजीशन शुरुआत या बीच में। एग्जांपल्स देखेंगे। हिंदी में इस 2 का अर्थ है हालांकि। हालांकि, ठीक है। हालांकि वह गरीब है फिर भी खुश है। क्या है? विरोधाभास। मतलब दोनों बात कंट्रास्ट है, ठीक है। दो ही इज़ पुअर ही इज़ हैप्पी। मतलब कि अब यहाँ पर देखिए, ऐसा नहीं कि बट का यूज़ नहीं कर सकते हैं, हम इंटरचेंज कर सकते हैं। कई कंजंक्शंस है, कई लिंकिंग वर्ड्स है, तो वो भी आगे मैंने जहाँ जहाँ मेंशन करने की बात रही है वहाँ मैंने इन नोट्स में मेंशन किया है। तो देखिए, हालांकि वह गरीब है फिर भी खुश है। दो ही इज़ पुअर, दो ही इज़ पुअर ही इज़ हैप्पी। मतलब उसे सैड होना चाहिए था ना, सैड नहीं है, एक तरीके से भी कॉन्ट्रास्ट है। हालांकि बारिश हो रही थी हम बाहर गए। दो इट वॉज रेनिंग वी वेंट आउटसाइड। तो दोनों विपरीत बातें हैं, कॉन्ट्रास्ट एक तरीके से। यहाँ पर देखिए, बट का यूज़ करते हैं हम जो सिंपल कॉन्ट्रास्ट करते हैं, सामान्य जो विरोध करते हैं। येट का भी यूज़ करते हैं, सेम ऐसे ही। उम्मीद के विपरीत परिणाम होता है, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, जो ऑलरेडी हमने देख लिया। आप फिर से देखिएगा, ठीक है, नोट्स को पढ़िएगा तो बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए, 2 है हालांकि, पहले एक बात मानते हैं फिर उसके विपरीत दूसरी बात बताते हैं। पहले मानते हैं, ऐसी सिचुएशन रहती है। तीनों में बता दिया ना कि बट सिंपल कॉन्ट्रास्ट है, और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट रहता है तो यट का यूज़ हमने अभी देख लिया ऑलरेडी। फिर 2 हालांकि, इसका हिंदी में अर्थ है पहले एक बात मानते हैं फिर उसके विपरीत दूसरी बात बताते हैं। पहले तो हमने माना कि दो ही इज़ पुअर ही इज़ हैप्पी, हमने एक बात मानी, फिर दूसरी का क्या किया है, दूसरी बात बताते हैं। पहले एक बात मान ली कि गरीब है, ठीक है, और उसके दूसरी
जो उसके अपोजिट बात रहती है उसको बताते हैं, भाई वो गरीब है लेकिन हैप्पी है, ऐसे इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट देखिए, ऑल्दो है नंबर 11 पर हमारा, हालांकि ये भी सेम दे रहा है, विरोध या विपरीत बात बताने के लिए, जैसे दो का यूज़ हुआ, शुरुआत या बीच में इसकी जगह है, जैसे कि हालांकि वह अमीर है फिर भी बहुत सरल है, फिर भी बहुत सरल है। ऑल्दो ही इज़ रिच ही इज़ वेरी हम्बल। अभी सेंटेंसेस देख ले, फिर नीचे और देखेंगे। हालांकि बारिश हो रही थी हम खेलते रहे, ऑल्दो इट वॉज रेनिंग वी केप्ट प्लेइंग। इस तरीके से सेम वैसा ही आ गया ना। अब यहाँ पर है दो और ऑल्दो में क्या डिफरेंस है, दोनों का अर्थ लगभग एक ही है। दो हालांकि थोड़ा सामान्य और बोलचाल में ज़्यादा इसका यूज़ होता है दो का, ठीक है। ऑल्दो हालांकि सेम मीनिंग है, थोड़ा अधिक ये फॉर्मल है, ये ऑल्दो, ठीक है, ये फॉर्मल है एक तरीके से। दो की बात करें तो इनफॉर्मल है। यहाँ पर है कि ऑल्दो प्लस बट एक साथ नहीं लगाते, जो कन्फ्यूज़न वाली बात है मैंने बता दी कि ऑल्दो और बट को एक साथ नहीं लगाते, जैसे कि ऑल्दो ही इज़ पुअर बट ही इज़ हैप्पी, नहीं, इस बट को एक साथ नहीं लगाते हैं, ठीक है। सही क्या होगा, ऑल्दो ही इज़ पुअर ही इज़ हैप्पी। तो समझ में आ गया कौन सा फॉर्मल है कौन सा इनफॉर्मल है। दो को हम सामान्य जो बोलचाल है एक तरीके से इनफॉर्मल वे में यूज़ कर सकते हैं, ऑल दो फॉर्मल वे है इसका, मतलब औपचारिक तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट, और बाकी हालांकि है दोनों का हिंदी अर्थ सेम है। ऐसे कई आपको कनेक्टर्स कंजंक्शंस मिल जाएंगे जो सिमिलर से है, हम इंटरचेंज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ठीक है। 12th पे है वेदर, क्या या चाहे, दो विकल्प, चॉइस या अनिश्चित, यानी कि अनिश्चितता यानी कि डाउट बताने के लिए, यानी कि चॉइस बताने के लिए और डाउट बताने के लिए। अनिश्चितता रहती है ना, डाउट रहता है कुछ, तो वेदर। अब यहाँ पर हिंदी अर्थ क्या है, क्या या चाहे निकलता है। क्लॉजेस, क्लॉज की शुरुआत या बीच में इसका यूज़ हो जाता है, ठीक है। अब है कि मुझे नहीं पता कि वह आएगा या नहीं, मुझे नहीं पता कि वह आएगा या नहीं। तो यहाँ पर एक तरीके से जो है थोड़ा सा यहाँ ये वाला सेंस निकल कर आ रहा है, दो विकल्प है, चॉइस है और डाउट भी है, एक तो आएगा या नहीं। तो एक तरीके से क्या लग रहा है, डाउट या चॉइस, आप देखें एक तरीके से डाउट लग रहा है ना कि आएगा या नहीं। आई डोंट नो वेदर ही विल कम, आई डोंट नो वेदर ही विल कम, मतलब वो आएगा या नहीं मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे तो डाउट है, आ भी सकता है नहीं भी, कुछ भी है ना। सोच लो कि जाना है या नहीं, जाना है या नहीं, तो एक तरीके से चॉइस वाली फीलिंग, थिंक वेदर टू गो और नॉट। तो इस तरीके से यहाँ पर वेदर का यूज़ हो गया। अब इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए आपको कुछ सेंटेंसेस हैं उनको पढ़ना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर दो दो ही दिए हैं, आप और भी इस जब मैंने इसका सेंस बता दिया तो आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करके और भी सीख सकते हैं। चलिए यहाँ पर ध्यान रखना है कि नोट दे रखा है, वेदर जो है ये मौसम होता है और ये वेदर क्या या नहीं अलग अलग है, ठीक है। ये दोनों है ना, वेदर और वेदर, इनका जो उच्चारण है सेम है, तो यहाँ पर मिस्टेक होती है, जो मैंने ये भी मेंशन कर दिया है। जो मौसम वाला वेदर रहता है वो अलग है और ये अभी वेदर हमने पढ़ा। 13 पर इफ़, यदि या अगर, शर्त कंडीशन बताने के लिए इफ़ का यूज़ होता है। पोजीशन शुरुआत या बीच में, एग्जांपल्स कंडीशन बताने के लिए यदि अगर ऐसा सेंस निकलता है हिंदी में। जैसे अगर तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, इफ़ यू स्टडी यू विल पास, यदि बारिश हुई तो हम नहीं जाएंगे, इफ़ इट रेन्स वी विल नॉट गो। एक तरीके से कंडीशन रख दी, शर्त रख दी, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर यूज़ हो गया है हमारा इफ़ का। फिर यहाँ है नोट दे रखा है कि बस शुरुआत के लिए इतना काफ़ी है। अब देखें यहाँ पर नोट भी कर दिया है मैंने, क्योंकि जब यहाँ तक इतना सा इफ़ पढ़ लेंगे ना तो कन्फ्यूज़न बरकरार रहेगा। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, कंडीशनल सेंटेंसेस में इसका पूरा यूज़ आप अलग से विस्तार से समझ सकते हैं। जब आप कंडीशनल सेंटेंसेस देखेंगे ना, 4 टाइप्स के जो रहते हैं उनको जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको इफ़ वाला जो है सेंटेंसेस मिल जाएगा, कंडीशन जहाँ पर रखी जाती है, जहाँ पर शर्त अप्लाई होती है, तो वहाँ पर और डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आगे आपको कैसे कंटिन्यू करना है वो भी नोट डाउन कर दिया है यहाँ पर। चलिए नंबर 14, अगर मैं इसी वीडियो में ले लूँगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। नंबर 14 पर है ईदर या आइदर, ठीक है। ईदर और दोनों तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं, ईदर या और, या तो और या,
ऐसे हिंदी में अर्थ निकलता है, यानी कि दो विकल्प, चॉइसेस में से एक बताने के लिए चॉइसेस रहती है, उनमें से एक, दोनों विकल्पों के पहले जो भी चॉइसेस रहेगी, या तो चाय लो या कॉफ़ी, दो विकल्प है, दो चॉइस है, चाय या कॉफ़ी। ईदर टेक टी और कॉफ़ी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ईदर और आ गया है, या तो वह आएगा या मैं जाऊँगा, ईदर ही विल कम और आई विल गो। तो इस तरीके से ईदर और का इस्तेमाल। नंबर 15 पर हमारा है नीदर या नाइदर, ठीक है, जैसे भी आप प्रोनाउंस करें, नीदर या नाइदर, यहाँ नॉर, नीदर नॉर, न तो न ही, दोनों विकल्पों को नकारने के लिए, मतलब नेगेटिव सेंस निकल कर आता है नीदर नॉर में। पोजीशन दोनों विकल्पों के पहले सेम जैसे थी वही इसकी प्लेस है। न वह आया, नेगेटिव सेंस जाएगा, ठीक है, नकारात्मकता, नकारात्मक सेंस निकलेगा। न वह आया, न उसका भाई। नीदर ही नॉर हिज ब्रदर केम, देखिए यहाँ पर नीदर नॉर। न मुझे चाय पसंद है न कॉफ़ी, दोनों ही नहीं। नीदर आई लाइक टी नॉर कॉफ़ी। तो इस तरीके से अब यहाँ पर है, देखिए ईदर और एक या दूसरा, वन ऑफ टू, दोनों में से कोई एक, ठीक है, एक तो है। नीदर नॉर, न यह न वह, नन ऑफ टू, यानी कि दो न, उनमें से कोई सा भी नहीं, ऐसे, ठीक है। चलिए 16 पर है नॉर, और नहीं या न ही, ऐसे हिंदी में अर्थ निकलता है पहले से नेगेटिव बात के बाद दूसरी नेगेटिव बात जोड़ने के लिए, ठीक है, पहले से नेगेटिव है फिर दूसरी नेगेटिव बात को जोड़ने के लिए नॉर, नेगेटिव क्लॉज के बाद आती है, इसकी पोजीशन है ये। वह नहीं आया, ना ही उसने फ़ोन किया, देखिए ये नेगेटिव ही है ना, पहले से ही डिड नॉट कम, नॉर डिड ही कॉल, देखिए नॉर है यहाँ पर और ये नेगेटिव है, ठीक है। और यहाँ पर और न ही, देखिए यहाँ और नहीं की जगह और न ही ले ले तो हिंदी में थोड़ा सही निकल कर आएगा इस नॉर का मतलब। मुझे चाय पसंद नहीं, ये भी नेगेटिव है, और न ही कॉफ़ी, आई डोंट लाइक टी नॉर कॉफ़ी, तो देखिए यहाँ पर नॉर का इस्तेमाल। नेक्स्ट है हैंस, इसलिए या अतः, ठीक है, इसका हिंदी अर्थ है परिणाम बताने के लिए। पहले कारण बताया जाता है, कॉज बताया जाता है, फिर हैंस लगाकर उसका परिणाम, रिजल्ट बताया जाता है। रिजल्ट परिणाम बताने वाले और भी दे रखे हैं, मैंने मेंशन भी कर दिया है, फिर आप कंफ्यूज हो जाए, अरे हमने उसमें पढ़ा था, वो जो वर्ड था वो कंजंक्शन था उसमें पढ़ा था, तो यहाँ पर लिखा है कि सो, देयरफॉर, हैंस, डज, कॉन्सिक्वेंटली, ठीक है। यहाँ पर कॉन्सिक्वेंटली इनके साथ साथ हम जो है इस जो परिणाम बताने वाला कंजंक्शन है, परिणाम बताने वाले जो वर्ड्स हैं वो ये भी है। चलिए पोजीशन है दो क्लॉजेस के बीच या दूसरे क्लॉजेस की शुरुआत में, जैसे कि वह बीमार था इसलिए घर पर रहा, ही वॉज इल हैंस ही स्टेड होम। परीक्षा कठिन थी इसलिए कई छात्र असफल हुए, परीक्षा कठिन थी इसलिए कई छात्र असफल हुए, कठिन थी ना इसलिए, तो क्या हुआ, क्या आया इसका मतलब, पहले कॉज बताया जाता है, हैंस लगाकर उसका परिणाम, रिजल्ट बताया गया है ना, सेम मीन जा रहा है। द एग्ज़ाम वॉज डिफ़िकल्ट, हैंस मैनी स्टूडेंट्स फेल्ड, द एग्ज़ाम वॉज डिफ़िकल्ट, हैंस मैनी स्टूडेंट्स फेल्ड। तो इस तरीके से हैंस का इस्तेमाल है। यहाँ पर देखिए और नोट डाउन कर रखा है कि हैंस, देयरफॉर, दस, तीनों इक्वल है, ये तीनों अधिकांश जगह एक दूसरे की जगह इस्तेमाल किए जा सकते हैं, हैंस, देयरफॉर, दस। फिर यहाँ दे रखा है कि सो भी कई वाक्यों में इनकी जगह आ सकता है, लेकिन यह इनफॉर्मल जो इंग्लिश होती है, रोज़मर्रा की जो अंग्रेज़ी होती है, वहाँ पर इस सो का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। चलिए नंबर 18 पर हमारा है एज यट, यानी कि अभी तक। अब देखिए ये जो कंजंक्शन है, जो लिंकिंग वर्ड्स है, इनकी और अलग से बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ अगर आपको प्रैक्टिस मिल जाती है ना, तो इनके ऊपर आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी। ऐसा नहीं कि आपने दो एग्जांपल्स यहाँ देख लिए और आपको ठीक है, थोड़ा सा सेंस, थोड़ा सा मीनिंग आपको समझ में आ गया, लेकिन पकड़ मजबूत बनाने के लिए थोड़े से एग्जाम्पल्स आपको ज़्यादा जो है पढ़ेंगे। देखिए पढ़ेंगे ना ज़्यादा, तो उतना ज़्यादा वो चीज़ आपको कंठस्थ होगी, मतलब वो आपको आपकी मेमोरी में फीड हो जाएगी। बाकी दो काफ़ी नहीं है कि एक साथ आपने पढ़ ली, नहीं, इसके बाद में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। और हो सकता है कि आपको प्रैक्टिस के लिए वीडियो मिल जाए, मैं और जो नोट्स है वो भी अवेलेबल कराऊंगी जो हमारे मेंबर्स हैं उनके लिए। नंबर 18 पर हमारा है एज यट, यानी कि अभी तक।
ठीक है। अब तक कोई काम पूरा न होने पर, अब तक कोई काम पूरा न होने पर एज इट, पोजीशन हमारी शुरुआत या बीच या अंत में, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखेंगे, अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला, अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला। एज यट नो रिप्लाई हैज़ बीन रिसीव्ड, यानी कि एज यट अभी तक। फिर है नेक्स्ट, अभी तक निर्णय नहीं हुआ है, द डिसीजन हैज़ नॉट बीन मेड एज यट, अभी तक। चलिए नेक्स्ट है 19 पर, सो फार, अब तक, इस समय तक जो काम हो चुका है या नहीं हुआ है, इस समय तक जो काम हो चुका है या नहीं हुआ है, सो फार, अब तक। सो फार कोई कंजंक्शन नहीं है, यह टाइम एक्सप्रेशंस है, जैसे मैंने पहले ही ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। समय बताने वाला वाक्यांश है जो बताता है कि इस समय तक क्या स्थिति है, तो एक तरीके से ये हमारा टाइम एक्सप्रेशन है। अब तक, सो फार, पोजीशन है शुरुआत या अंत में, जैसे कि अब तक सब ठीक है, यानी कि इस समय तक, सो फार एवरीथिंग इज़ फाइन। नेक्स्ट देखिए, हमने अब तक 10 अध्याय पूरे किए हैं, मतलब कि इस समय तक, ठीक है, इस समय तक, ये वाला सेंस निकल कर आता है। वी हैव कंप्लीटेड 10 चैप्टर्स सो फार। नेक्स्ट है नंबर 20 पर हमारा टू, यानी कि भी और बहुत, तो ये कंजंक्शन नहीं है, ये एडवर्ब है, ठीक है। अब यहाँ पर पोजीशन दे रखी है, वाक्य के अंत में जब अर्थ भी हो या एडजेक्टिव से पहले जब अर्थ बहुत हो, ये इसकी पोजीशन बता रखी है, भी या बहुत के सेंस में, हिंदी अर्थ में। जैसे कि मैं भी जाऊंगा, आई विल कम टू, यहाँ पर जाऊंगा नहीं है, सॉरी, आऊँगा, तो मैं भी आऊँगा, आई विल कम टू। यह बहुत कठिन है, इट इज़ टू डिफ़िकल्ट। नेक्स्ट है नंबर 21 पर हमारा टिल, तक या जब तक, किसी समय तक की सीमा, किसी समय तक नहीं है, किसी समय की सीमा, यानी कि टाइम लिमिट बताने के लिए, किसी समय की सीमा, समय सीमा बोलते हैं ना, समय की सीमा यानी कि टाइम लिमिट बताने के लिए हम टिल का यूज़ करते हैं। हिंदी में अर्थ है इसका तक या जब तक, टाइम एक्सप्रेशन से पहले, ये इसकी पोजीशन है, यानी कि शाम तक, कब तक, शाम तक इंतज़ार करो, वेट टिल इवनिंग, मैं उसके आने तक रुका, आई वेटेड टिल ही केम। तो इस तरीके से टिल का यूज़ हुआ, तक या जब तक, टाइम लिमिट बताने के लिए इस टिल का इस्तेमाल। नंबर 22 पर है हमारा अनटिल, तक या जब तक, किसी समय तक जारी रहने वाली क्रिया, जारी रहने वाली क्रिया, क्लॉज या टाइम एक्सप्रेशन से पहले इसकी ये पोजीशन है, अनटिल, तक या जब तक। मेरे आने तक, ठीक है, यहीं रुको, मतलब कि मैं कंटिन्यू रहना, मेरे आने तक, यहीं रुकने का जो काम है वो कंटिन्यू रहेगा, तो किसी समय तक जारी रहने की क्रिया के लिए हम यूज़ करेंगे अनटिल, यानी कि स्टे हेयर अनटिल आई कम, ठीक है। बारिश रुकने तक इंतज़ार करो, वेट अनटिल द रेन स्टॉप्स, तो यहाँ पर ऐसे अनटिल, फिर से प्रैक्टिस करना, टिल और अनटिल मतलब एक तरीके से इक्वल है, बराबर है, बस अनटिल थोड़ा अधिक फॉर्मल माना जाता है, मतलब हम जो है इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर में थोड़ा फेरबदल हो सकता है, लेकिन जो ये अनटिल है हमारा, ये फॉर्मल है अनटिल, ठीक है, टिल से। नेक्स्ट है 23 हमारा अनलेस, यानी कि जब तक नहीं, यदि नहीं, अनलेस, नकारात्मक शर्त बताने के लिए, नकारात्मक शर्त बताने के लिए, पोजीशन शुरुआत या बीच में, नकारात्मक शर्त बताने के लिए, जब तक नहीं, यदि नहीं, अनलेस। एग्जाम्पल्स है जैसे कि मेहनत नहीं करोगे तो सफल नहीं होगे, यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक वह नहीं बुलाएगा मैं नहीं जाऊंगा, आई वोंट गो अनलेस ही कॉल्स मी, यानी कि अनलेस का यूज़ हुआ है, नकारात्मक शर्त बताते हैं, मतलब कोई शर्त रखते हैं नकारात्मक, नेगेटिव वाली, तो अनलेस का यूज़ होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, सच, नंबर 24 पर है हमारा सच, ऐसा या इस प्रकार का, सच, किसी बात पर जोर देने के लिए, ऐसा या इस प्रकार का, पोजीशन है नाउन से पहले, सच, जैसे कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, सच अ चांस डज नॉट कम अगेन, सच अ चांस डज नॉट कम अगेन, तो यहाँ पर
किससे पहले, नाउन से पहले इसका यूज़ होगा, किसी बात पर जोर दिया जाता है, ऐसा या इस प्रकार का। अगर जोर देंगे कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, सच अ चांस डज नॉट कम अगेन, तो फीलिंग के अनुसार आप जोर देंगे तो समझ में आ जाएगा ये सच भी वह इतना अच्छा इंसान है, मतलब वह इतना अच्छा इंसान है कि ही इज़ सच अ नाइस पर्सन, इतना, ठीक है, सच। नंबर 25 पर है हमारा स्टिल, यानी कि फिर भी, अभी भी। स्टिल, फिर भी, अभी भी। स्थिति जारी रहने या विरोध दिखाने के लिए, स्थिति जारी रहने या विरोध दिखाने के लिए स्टिल। एडवर्ब या लिंकिंग एक्सप्रेशन है, ये भी हमारा अभी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद या मेन वर्ब से पहले, फिर भी अक्सर वाक्य की शुरुआत में, यानी कि अगर अभी भी का सेंस जाता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद या मेन वर्ब से पहले, और फिर भी का सेंस जाता है तो अक्सर वाक्य की शुरुआत में आता है। एग्जाम्पल्स देखेंगे, जैसे कि वह अभी भी मेरा इंतज़ार कर रहा है, ही इज़ स्टिल वेटिंग फॉर मी, तो स्टिल का यूज़ हो गया कि स्थिति जारी रह रही है ना, मतलब उसके इंतज़ार करने की, या विरोध दिखाते हैं तब भी, ठीक है, दोनों सेंस में आता है। बहुत बारिश हुई फिर भी हम गए, इट वॉज रेनिंग स्टिल वी वेंट, बारिश होने के बावजूद भी हम गए। फिर है स्टिल, एक लिंकिंग एडवर्ब है, कंजंक्टिव एडवर्ब है, तो ये देखिए ज़्यादा यहाँ पर सीधी सी चीज़ है, ये जो है लिंकिंग वर्ड है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, बिल्कुल बिगिनर्स है, ज़्यादा हम एडवांस लेवल पर अभी नहीं जा रहे हैं, तो स्टिल का इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फिर नंबर 26 पर हमारा वाइल, जबकि या जब, जबकि या जब, दो काम साथ साथ या तुलना बताने के लिए, साथ साथ या तुलना, शुरुआत या बीच में। एग्जाम्पल्स देखें, एक साथ होने वाले काम, एक साथ होने वाले काम। जब मैं पढ़ रहा था माँ खाना बना रही थी, जब मैं पढ़ रहा था माँ खाना बना रही थी। वाइल आई वॉज स्टडिंग माई मदर वॉज कुकिंग, तो साथ साथ हो रहा है ना दोनों काम। एग्जाम्पल अब तुलना और कॉन्ट्रास्ट वाला है, वह चाय पी रहा था जबकि मैं कॉफ़ी पी रहा था, तो तुलना। ही वॉज ड्रिंकिंग टी वाइल आई वॉज ड्रिंकिंग कॉफ़ी, तो एक तरीके से इस तरीके से हम वाइल का यूज़ कर लेंगे जब तुलना बताएंगे तब, और कोई दो काम है एक साथ चल रहे हो। नेक्स्ट है 27 पर, देखिए ये जो है ना LEST, इसको लीस्ट नहीं पढ़ना, इसको लेस्ट करके पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा गया है क्योंकि प्रोनाउंसिएशन कई बार गलत प्रोनाउंस कर देते हैं स्टूडेंट्स, तो इसको पढ़ना है लेस्ट, लीस्ट नहीं पढ़ना है। कहीं ऐसा ना हो कि, लेस्ट, किसी डर, सावधानी या आशंका के सेंस में हम लेस्ट का यूज़ करते हैं, फियर प्रिवेंशन को बताने के लिए। पोजीशन मेन क्लॉज के बाद एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, कहीं ऐसा न हो, ठीक है, इसका अर्थ है लेस्ट का हिंदी में। जल्दी चलो कहीं ट्रेन ना छूट जाए, जल्दी चलो कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेन छूट जाए, तो वॉक फास्ट लेस्ट यू मिस द ट्रेन। धीरे बोलो कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा जग जाए, ऐसा बोलते हैं ना साधारण सी भाषा में, सिंपल भाषा में, तो धीरे बोलो कहीं बच्चा जाग न जाए, ऐसा ना हो कि कहीं बच्चा जग जाए, ऐसा बोल सकते हैं। तो स्पीक सॉफ्टली लेस्ट द बेबी वेक अप, तो यहाँ पर हो गया लेस्ट। नोट दे रखा है कि लेस्ट आजकल रोज़मर्रा की अंग्रेज़ी में कम इस्तेमाल होता है, जो डेली इंग्लिश होती है उसमें इसकी जगह है अक्सर सो दैट, नॉट या इन केस जैसे प्रयोग आपको ज़्यादा सुनने को मिलता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और फॉर्मल इंग्लिश में लेस्ट को जानना ज़रूरी है। जो कंपटीशन रहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स रहते हैं, वहाँ पर इसका यूज़ होता है इस लेस्ट का। चलिए नंबर 28 पर हम देख लेते हैं देयरफॉर, यानी इसलिए, अतः, किसी कारण का परिणाम बताने के लिए, रिजल्ट, किसी कारण का परिणाम, रिजल्ट बताने के लिए। पोजीशन दूसरी क्लॉज की शुरुआत, ठीक है, उसने मेहनत की, यहाँ पर क्या है, देयरफॉर इसलिए अतः किसी कारण का परिणाम, मतलब उसने मेहनत की और उसका, देयरफॉर ही सक्सीडेड, अब उसके मेहनत करने का परिणाम बताया है यहाँ कि वो सफल हुआ, है ना, तो उसने मेहनत की इसलिए वह सफल हुआ, तो ही वर्कड हार्ड देयरफॉर ही सक्सीडेड, इसलिए वो सफल हुआ। बारिश हो रही थी इसलिए मैच रद्द हो गया, किसी कारण का परिणाम बताया कि मैच रद्द होना, ये परिणाम है, बारिश हो रही थी इसलिए। तो इट वॉज रेनिंग देयरफॉर द मैच वॉज कैंसल्ड, ऐसे देयरफॉर का यूज़, क्लियर है। नेक्स्ट है नंबर 29 पर टिल
द टाइम यानी कि जब तक, टिल द टाइम किसी निश्चित समय तक, टिल द टाइम किसी निश्चित समय तक यानी कि जब तक। क्लॉज से पहले लिंकिंग एडवर्ब, टिल द टाइम जब तक। देखिए यहाँ पर ये भी लिंकिंग एडवर्ब है हमारा, ठीक है, लिंकिंग वर्ड है। जब तक मैं वापस न आ जाऊं यहीं रहना, स्टे हेयर टिल द टाइम आई रिटर्न। जब तक शिक्षक न आ जाए शांति से बैठो, सिट क्वाइटली टिल द टाइम द टीचर कम्स। तो यहाँ पर हो गया हमारा टिल द टाइम यानी कि जब तक। नंबर 30 पर है हमारा अदरवाइज, अन्यथा नहीं तो। अदरवाइज अन्यथा नहीं तो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो दूसरा परिणाम होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो दूसरा परिणाम होगा। पोजीशन दो क्लॉजेस के बीच या दूसरे क्लॉज की शुरुआत में। लिंकिंग एडवर्ब है, ये भी हमारा लिंकिंग वर्ड है, ऐसे समझ सकते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि जल्दी करो नहीं तो देर हो जाएगी, हरी अप अदरवाइज यू विल बी लेट, नहीं तो अदरवाइज। ध्यान से पढ़ो नहीं तो गलती हो जाएगी, स्टडी केयरफुली अदरवाइज यू विल मेक मिस्टेक्स। नंबर 31 पर हमारा सो दैट, ताकि, उद्देश्य, पर्पस या परिणाम, रिजल्ट बताने के लिए, ठीक है। सो दैट का मतलब पर्पस या रिजल्ट बताने के लिए। पोजीशन मेन क्लॉज के बाद, मेन क्लॉज के बाद। मैं जल्दी उठा ताकि पढ़ सकूं, मैं जल्दी उठा, मेरा पर्पस क्या था जल्दी उठने का, पढ़ने का। आई गॉट अप अर्ली सो दैट आई कुड स्टडी, उसने मेहनत की ताकि प्रथम आ सके, उसका मेहनत करने का उद्देश्य पर्पस क्या था। ही वर्कड हार्ड सो दैट ही कुड स्टैंड फर्स्ट, मतलब उसकी पोजीशन फर्स्ट आ सके। फिर है नंबर 32 पर हमारा सो एज टू, ताकि या के लिए, इसका हिंदी अर्थ जाता है सो एज टू, किसी काम का उद्देश्य, पर्पस बताने के लिए। पोजीशन यही मेन वर्ब के बाद में। वह सीखने के लिए यहाँ आया, ही केम हेयर सो एज टू लर्न, ठीक है। सो एज टू ताकि या के लिए, इस पर्पस से, सो एज टू इस पर्पस से आया। मैं समय बचाने के लिए जल्दी निकला, आई लेफ्ट अर्ली सो एज टू सेव टाइम, इसलिए क्या, किस लिए, क्योंकि जो समय है वो बच जाए। अब यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहेगा, वो भी मैंने लिख दिया है कि सो दैट के बाद पूरा क्लॉज आता है। जब हम सो दैट का, देखिए सो दैट और सो एज टू सेम है, तो फ़र्क क्या है कि सो दैट के बाद पूरा क्लॉज आता है। जैसे आई गॉट अप अर्ली सो दैट आई कुड रीच ऑन टाइम, तो पूरा क्लॉज आया है ना। और सो एज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जैसे सो एज टू के बाद देखिए आई गॉट अप अर्ली सो एज टू रीच ऑन टाइम, तो पूरा इसमें क्लॉज नहीं आता, बस ये फ़र्क है, बाकी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सो दैट का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो बेसिकली आपको वही देखने को मिलेगा। चलिए नंबर 33 पर हमारा है नेवरथलेस, फिर भी यानी इसके बावजूद, विरोध के बावजूद परिणाम बताने के लिए, ठीक है। पोजीशन दूसरे क्लॉज की शुरुआत, ये भी हमारा लिंकिंग वर्ड है नेवरथलेस। बारिश हो रही थी फिर भी हम गए, मतलब विरोध था ना एक तरीके से बारिश होना, तो हमारे जो है फेवर में तो काम नहीं था, फिर भी हम गए, तो उसका परिणाम ये ऐसा। विरोध के बावजूद, देखा यहाँ पर, यानी विरोध के बावजूद परिणाम बताने के लिए। बारिश हो रही थी फिर भी हम गए, इट वॉज रेनिंग नेवरथलेस वी वेंट, इट वॉज रेनिंग नेवरथलेस वी वेंट। वह थका हुआ था फिर भी काम करता रहा, ही वॉज टायर्ड नेवरथलेस ही केप्ट वर्किंग। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर कि नेवरथलेस का अर्थ कई बार इन शब्दों से मिलता जुलता है, मतलब ये इसके सिमिलर है, जैसे यट फिर भी, स्टिल फिर भी, हाउएवर हालांकि या फिर भी, इवन सो फिर भी, ये इससे मिलते जुलते ही है। एग्जाम्पल्स देखें जैसे कि इट वॉज रेनिंग नेवरथलेस वी वेंट, इट वॉज रेनिंग यट वी वेंट, इट वॉज रेनिंग स्टिल वी वेंट, इट वॉज रेनिंग हाउएवर वी वेंट। यानी कि नोट यहाँ पर देखें, नोट डाउन रख ले कि लेकिन सेंटेंस स्ट्रक्चर थोड़ा बदल सकता है, मतलब ऐसे हम जो है इनका जो है यूज़ कर सकते हैं एक के बदले दूसरा, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रक्चर में बदलाव हो सकता है। नंबर 34 पर हम चलते हैं, बाय द टाइम यानी कि जब तक या जिस समय तक। बाय द टाइम जब तक या जिस समय तक, किसी निश्चित समय तक कोई काम पूरा हो जाना बताने के लिए। बाय द टाइम क्लॉज की शुरुआत या बीच में, जब तक मैं पहुंचा ट्रेन जा चुकी थी। बाय द टाइम आई रीच्ड द ट्रेन हैड लेफ्ट, बाय द टाइम आई रीच्ड द ट्रेन हैड लेफ्ट।
जब तक वह आएगा मैं काम पूरा कर लूँगा। बाय द टाइम ही कम्स आई विल फिनिश द वर्क, यानी कि जब तक। फिर से देख लें एक बार, बाय द टाइम जब तक, यानी कि जिस समय तक, किसी निश्चित समय तक कोई काम पूरा हो जाना बताने के लिए। भाई ये समय है निश्चित, यहाँ तक जो हमारा काम है वो पूरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा एज लॉन्ग एज, नंबर 35 पर, जब तक बशर्ते की। एज लॉन्ग एज, शर्त, कंडीशन या समय की सीमा, टाइम लिमिट बताने के लिए। ठीक है, एज लॉन्ग एज, जब तक। पोजीशन है शुरुआत या बीच में। एज लॉन्ग एज, कंडीशन या टाइम लिमिट, कोई शर्त बताते हैं या टाइम लिमिट बताने के लिए एज लॉन्ग एज का यूज़। यानी जब तक तुम मेहनत करोगे सफल रहोगे। एज लॉन्ग एज यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। एक तरीके से क्या बताइए, टाइम लिमिट बता दी है कि जब तक यानी जिस समय तक। ठीक है, यू कैन स्टे हेयर जब तक, एज लॉन्ग एज यू फॉलो द रूल्स, यानी कि तुम रह सकते हो बशर्ते नियम मानो, यानी कब तक रह सकते हो, जब तक तुम नियम मानते हो, ऐसा। तो एज लॉन्ग एज। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नोट डाउन करें कि एज लॉन्ग एज जब तक बशर्ते की, कंडीशन या टाइम की बात की जाती है। मतलब यहाँ पर एक कंडीशन की भी बात की जाती है, शर्त भी रखी जाती है एक तरीके से। ठीक है, और टिल अनटिल, केवल या जब तक, यहाँ पर सिर्फ टाइम की बात होती है। ये दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। ठीक है, टिल और अनटिल में केवल जब तक, यहाँ पर ये हिंदी में अर्थ है कि केवल जब तक, यहाँ पर टाइम की ही बात की जाती है। लेकिन एज लॉन्ग एज में कंडीशन भी हो सकती है, टाइम भी हो सकता है। चलिए नंबर 36 पर हम देखेंगे हाउएवर, हालांकि या फिर भी। विरोध या अलग विचार बताने के लिए हम यूज़ करेंगे हाउएवर, हालांकि का, फिर भी का हाउएवर। पोजीशन शुरुआत या बीच में। देखें वाक्य को जोड़ने वाला ये भी लिंकिंग वर्ड है। वह अमीर है फिर भी सरल है। ही इज़ रिच हाउएवर ही इज़ हम्बल। ठीक है, फिर भी। नेक्स्ट देखिए, मैं जाना चाहता था लेकिन समय नहीं था। आई वॉन्टेड टू गो हाउएवर आई हैड नो टाइम। लेकिन हाउएवर जो है हमारा लिंकिंग वर्ड है, मतलब ये कंजंक्शन नहीं है एक तरीके से। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है कि हाउएवर हमारा लिंकिंग वर्ड है। दूसरी बात है, यहाँ पर इसकी जगह हम जो है बट का यूज़ कर सकते हैं, यट का, फिर भी। इनके सेंस देखो हिंदी में, बट का लेकिन, यट, फिर भी, और नेवरथलेस का यूज़ कर सकते हैं, फिर भी, इसके बावजूद भी, स्टिल का, फिर भी, ऐसे हम इसका यूज़ कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा स्ट्रक्चर में बदलाव हो सकता है। एग्जाम्पल देखें, जैसे ही इज़ रिच बट ही इज़ नॉट हैप्पी। दो इन सभी को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, ही इज़ रिच बट ही इज़ नॉट हैप्पी, ही इज़ रिच येट ही इज़ नॉट हैप्पी, ही इज़ रिच हाउएवर ही इज़ नॉट हैप्पी, ही इज़ रिच नेवरथलेस ही इज़ नॉट हैप्पी, ही इज़ रिच स्टिल ही इज़ नॉट हैप्पी। इस तरीके से। नंबर 37 पर चलते हैं, तो यहाँ पर है देन ऑल्सो, यानी कि तब भी। एक बात के बाद भी दूसरी बात होने को बताने के लिए देन ऑल्सो, यानी कि तब भी। पोजीशन दूसरी क्लाउज में, दूसरे क्लाउज में, जो भी दूसरा रहेगा ना उसमें। जैसे मैंने समझाया तब भी वह नहीं आया। आई एक्सप्लेन्ड देन ऑल्सो ही डिड नॉट अग्री। बहुत कोशिश की तब भी सफलता नहीं मिली। आई ट्राइड अ लॉट देन ऑल्सो आई डिड नॉट सक्सीड। मतलब कि एक बात के बाद भी दूसरी बात होने को बताने के लिए। मतलब ये किया, ठीक है, मैंने एक्सप्लेन किया, मैंने समझाया, फिर भी नहीं आया। ठीक है, तब भी नहीं आया, ऐसा। मैंने जो है बहुत कोशिश की तब भी सफलता नहीं मिली। तो तब भी यानी कि देन ऑल्सो, एक बात की फिर भी वो नहीं हुआ। यहाँ पर नोट दे रखा है कि देन ऑल्सो जनरल इंग्लिश में बहुत कम प्रयोग होता है। इसके स्थान पर इवन, देन, स्टिल, यट, नेवरथलेस, हाउएवर अधिक नेचुरल माने जाते हैं। मतलब इसकी जगह इन सब का यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 38 पर वेयर एज, यानी कि जबकि। दो बातों की तुलना या विरोध बताने के लिए। वेयर एज, तुलना या विरोध बताने के लिए। पोजीशन दो क्लॉजेस के बीच। एग्जाम्पल्स देखिए, वह मेहनती है जबकि उसका भाई आलसी है। वह मेहनती है जबकि उसका भाई आलसी है। ही इज़ हार्ड वर्किंग वेयर एज हिज ब्रदर इज़ लेज़ी। तो यहाँ पर क्या है, दो बातों की तुलना की गई है या फिर विरोध बताते हैं, तो वहाँ पर जबकि।
ठीक है, तुलना के सेंस में देख ले। जैसे मैं गांव में रहता हूँ जबकि वह शहर में रहता है, ठीक है। आई लिव इन अ विलेज वेयर एज ही लिव्स इन अ सिटी। इंटरचेंजेबल वर्ड्स है, मतलब इनके इसकी जगह पर क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, वाइल का यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। कई जगह पर बट का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हर जगह नहीं। अब बट का जो हर जगह नहीं होता, आप इसको हटा दें तो भी चलेगा। हाउएवर, हालांकि या फिर भी, इसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो बदल जाता है, स्ट्रक्चर अलग हो जाता है, बदल जाता है। पूरी डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, बस इनको इंटरचेंज कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं ये मैंने बता दिया। और डिटेल में गए तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। देखिए, वेयर एज और वाइल का सबसे ज़्यादा एक दूसरे की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं, जो अर्थ है ना जब की, यानी कि वेयर एज और वाइल ये एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं ना, इसका हिंदी अर्थ में होता है जब की। वेयर एज जब की, वाइल जब की, इनका ज़्यादा ऐसे इस्तेमाल होता है। नंबर 39 पर है नो सूनर देन, जैसे ही वैसे ही, एक काम के तुरंत बाद दूसरा काम होने पर। सेंटेंस की शुरुआत में इसकी जगह हो गई, यानी कि जैसे ही मैं पहुंचा बारिश शुरू हो गई, एक काम के तुरंत बाद दूसरा काम होने पर इसका यूज़ करते हैं। नो सूनर किसका, नो सूनर और फिर देन। देखिए, नो सूनर हैड आई अराइव्ड दैन इट स्टार्टेड रेनिंग, जैसे ही घंटी बजी बच्चे बाहर भागे, एक काम हुआ फिर दूसरा। नो सूनर हैड द बेल रंग देन द चिल्ड्रन रेन आउट। यहाँ पर एक चीज़ नोट डाउन रखना है आपको कि नो सूनर से वाक्य शुरू होने पर हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। जैसे इसलिए पास्ट सिंपल में डिड हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, पास्ट परफेक्ट में हैड जो है हेल्पिंग वर्ब वो पहले आएगी। ऐसे कई स्टूडेंट्स जो है उनको कन्फ्यूज़न रहता है, तो ये भी नोट डाउन रखें। नो सूनर के साथ हमेशा देन आता है, इसका अर्थ लगभग एज सून एज जैसा होता है, लेकिन नो सूनर देन अधिक फॉर्मल है, ठीक है, एज सुन एज इनफॉर्मल है। तो इसका जो मीनिंग है एज सुन एज के जैसे निकलता है। देखिए, स्ट्रक्चर में बदलाव है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर कंपटीशन में जो है नो सूनर वाले सेंटेंसेस आते हैं, नो सूनर देन वाले। 40 पर है हमारा दैट्स वाई, यानी कि इसलिए, कारण के बाद परिणाम बताने के लिए, दैट्स वाई। लिंकिंग एक्सप्रेशंस है, दैट्स वाई, ये हमारा लिंकिंग एक्सप्रेशन है, ठीक है। पोजीशन शुरुआत या बीच में, एग्जाम्पल मैं बीमार था इसलिए, कारण के बाद परिणाम, आई वॉज इल, तो कारण के बाद परिणाम क्या हुआ, दैट्स वाई आई डिड नॉट कम, तो इसका परिणाम हुआ इसलिए नहीं आया। वह मेहनत करता है इसलिए सफल है, ही वर्क्स हार्ड दैट्स वाई ही इज़ सक्सेसफुल, ठीक है। यहाँ पर दैट्स वाई का यूज़ हो गया, कारण के बाद परिणाम पहले कारण और परिणाम, और अगर हिंदी में अर्थ लेंगे तो इसलिए दैट्स वाई। इंटरचेंज कर सकते हैं हम, इसमें इंटरचेंजेबल वर्ड्स है, देयरफॉर इसलिए, सो इसलिए, हैंस इसलिए, ये अधिक फॉर्मल है, तो इस दैट्स वाई की जगह इनका भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 41 पर हमारा है दैट्स वेयर, यही वह जगह है, तो ये जो है लिंकिंग वर्ड्स है एक तरीके से, ठीक है, लिंकिंग एक्सप्रेशंस है। दैट्स वेयर, यही वह जगह है जहाँ, तो किसी स्थान की ओर संकेत करने के लिए, शुरुआत या बीच में इसकी पोजीशन रहती है। यही वह जगह है जहाँ हम मिले थे, दैट्स वेयर वी मेट, यही वह जगह है जहाँ वह रहता है, दैट्स वेयर ही लिव्स। इस तरीके के सेंटेंसेस इन लिंकिंग वर्ड से, ये जो एक्सप्रेशंस है इनसे बनाए जाते हैं। फिर देखिए 42 पर हमारा दैट्स व्हेन, उसी समय, ठीक है, ये भी हमारा लिंकिंग एक्सप्रेशन ही है, किसी विशेष समय की ओर संकेत करने के लिए, दैट्स व्हेन, यानी कि उसी समय, कोई ख़ास समय की बात की जाती है, शुरुआत या बीच में पोजीशन इसकी है। एग्जाम्पल देखें, तभी मुझे सच पता चला, यानी कि दैट्स व्हेन आई न्यू द ट्रुथ, यानी कि उसी समय, तभी मतलब उसी समय, उस खास समय, दैट्स व्हेन आई न्यू द ट्रुथ, तभी मुझे, यानी उसी समय मुझे सच पता चला, उसी समय उसने मुझे फ़ोन किया, दैट्स व्हेन ही कॉल्ड मी, दैट्स व्हेन ही कॉल्ड मी। तो इसके आगे कोई ना कोई सेंटेंस सिचुएशन के अनुसार जुड़ा हुआ रहता है। 43 पर हमारा एज वेल एज, यानी कि साथ ही के साथ साथ, दो समान बातें जोड़ने के लिए, ठीक है। दो वर्ड्स हो सकते हैं फ्रेजेस के बीच, एग्जाम्पल्स जैसे कि वह अंग्रेज़ी के साथ साथ हिंदी भी जानता है, ही नोज़ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश को जोड़ने के लिए। रीना के साथ साथ सीता भी आई, यानी कि रीना और सीता, ठीक है, दो
नाउन को जोड़ने के लिए, यानी रीना के साथ साथ सीता भी आई। सीता केम एज वेल एज रीना, तो एज वेल एज यानी कि के साथ साथ, यानी कि साथ ही, रीना के साथ ही सीता आई, ऐसा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर एज फार एज 43 है, जहाँ तक। सीमा या जानकारी बताने के लिए, सीमा या जानकारी बताने के लिए यहाँ पर शुरुआत या बीच में एज फार एज, जहाँ तक, यानी समय सीमा की बात हो सकती है, जहाँ तक, वो वाली सीमा, ठीक है, कोई नाम नहीं, कि जहाँ तक मुझे पता है वह घर पर है। एज फार एज आई नो ही इज़ एट होम, तो यहाँ पर जहाँ तक के सेंस में, यानी जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये वाला सेंस आप यूज़ करें कि जहाँ तक पैसे की बात है चिंता मत करो। एज फार एज मनी इज़ कंसर्न डोंट वरी, एज फार एज मनी इज़ कंसर्न डोंट वरी, ऐसे जहाँ तक पैसे की बात है तो चिंता मत करो, एज फार एज। नंबर 45 पर है एज सुन एज, जैसे ही, एक काम होते ही दूसरा काम होने पर, एज सुन एज, जैसे ही, शुरुआत या बीच में इस एज सुन एज का यूज़ होता है, यानी कि जैसे ही वह आया मैं निकल गया। एज सुन एज ही केम आई लेफ्ट, एक काम होते ही दूसरा काम हुआ, जैसे ही आया वह गया, ठीक है, जैसे ही बारिश रुकी बच्चे खेलने लगे, बारिश रुकते ही दूसरा काम, तो एज सुन एज द रेन स्टॉप्ड द चिल्ड्रन स्टार्टेड प्लेइंग, तो एज सुन एज, जैसे ही। नंबर 46 पर है इन सच अ वे, यानी कि इस तरह की, किसी काम का तरीका बताने के लिए, इन सच अ वे, पोजीशन मेन क्लॉज के बाद, यानी कि उसने इस तरह समझाया कि सब समझ गए। ही एक्सप्लेन्ड इन सच अ वे दैट एवरीवन अंडरस्टूड, यानी कि इस तरीके से समझाया। इस तरह लिखो, यानी कि इस तरीके से लिखो, इस तरह लिखो कि पढ़ना आसान हो। राइट इन सच अ वे दैट इट इज़ ईजी टू रीड, तो इस तरीके से इन सच अ वे, इसका यूज़ करेंगे इस तरह की, किसी काम का तरीका बताने के लिए, इन सच अ वे। नंबर 46 के बाद 47 है एज दो, मानो या जैसे कि, एज दो, मानो या जैसे कि, किसी बात की कल्पना, तुलना या आभास। एज दो, आभास यानी कि अपीयरेंस बताने के लिए, किसी बात की। एज दो, मानो या जैसे कि, किसी बात की कल्पना या तुलना या अपीयरेंस। पोजीशन दो क्लॉजेस के बीच में। वह ऐसे बोल रहा था मानो सब कुछ जानता हो, ठीक है, मानो सब कुछ जानता हो, उसकी अपीयरेंस ऐसी थी। ही वॉज स्पीकिंग एज दो ही न्यू एवरीथिंग, उसको देखते ही उसके अपीयरेंस से ऐसा लगा। वह ऐसे हंसी मानो कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है, ऐसा लगा। तो शी लाफ्ड एज दो नथिंग हैड हैपन्ड, तो एज इफ और एज दो दोनों इक्वल है, बराबर है, इंटरचेंजेबल है, एज इफ और एज दो, ठीक है, किसी बात की कल्पना या तुलना या आभास हो जाता है ना, हमको आभास उसके अपीयरेंस से ऐसा लगता है, तो एज दो। इवन दो है नंबर 48 पर, भले ही या हालांकि, किसी बात के बावजूद, इवन दो। पोजीशन शुरुआत या बीच में, इवन दो, भले ही वह थका था फिर भी काम करता रहा। इवन दो ही वॉज टायर्ड ही केप्ट वर्किंग, भले ही वह थका था फिर भी काम करता रहा। इवन दो ही वॉज टायर्ड ही केप्ट वर्किंग, यानी किसी बात के बावजूद, किसी बात क्या, थका होने के बावजूद भी वो क्या, काम करता रहा। भले ही बारिश थी हम गए, बारिश थी हम गए इसके बावजूद भी। इवन दो इट वॉज रेनिंग वी वेंट, इवन दो हो गया भले ही या हालांकि। अब यहाँ पर नोट है कि ऑल्दो, दो, इवन दो तीनों बराबर है। इवन दो में जोर, एम्फसिस यानी जोर दिया जाता है, तो इवन दो अधिक इसका यूज़ होता है, जबकि ऑल दो और दो सामान्य यानी कि नॉर्मल होते हैं। यही इनका मुख्य अंतर है, इनमें डिफरेंस हो गया कि तीनों इक्वल है। अगर थोड़ा सा फ़र्क देखें तो इवन दो में थोड़ा जोर दिया जाता है, इवन दो, ठीक है, इवन दो ऐसा जोर दे के थोड़ा बात के ऊपर। 49 पर है सच एज, जैसे, उदाहरण देने के लिए। तो ये एग्जाम्पल उदाहरण देने के लिए, पोजीशन उदाहरण से पहले एग्जाम्पल्स देखें। मुझे आम और सेब जैसे फल पसंद है। आई लाइक फ्रूट्स सच एज मैंगोज एंड एप्पल्स। इस तरीके से भारत में कई त्यौहार है जैसे दिवाली और होली। इंडिया हैज़ मैनी फेस्टिवल्स सच एज दिवाली एंड होली। देखिए सच एज का यूज़ उदाहरण देने के लिए।
नंबर 50 पर है और एल्स, नहीं तो, चेतावनी मतलब वार्निंग या दूसरा परिणाम बताने के लिए। पोजीशन है नहीं तो, ठीक है, और एल्स का हिंदी में अर्थ है दूसरे क्लॉज की शुरुआत में। एग्जाम्पल्स देखें, जल्दी पढ़ो नहीं तो फेल हो जाओगे। स्टडी नाउ, जल्दी पढ़ो, स्टडी नाउ, और एल्स यू विल फेल। जल्दी जाओ, यहाँ पर जाओ नहीं है, सॉरी, आओ, जल्दी आओ नहीं तो बस छूट जाएगी। कम क्विकली और एल्स यू विल मिस द बस। तो नहीं तो के सेंस में और एल्स, ठीक है, नहीं तो एक तरीके से वार्निंग वाली फीलिंग आ रही है ना। नोट है और एल्स और अदरवाइज दोनों का अर्थ लगभग एक जैसा है, लेकिन और एल्स बोलचाल यानी कि इनफॉर्मल में अधिक सुनने को मिलता है, जबकि अदरवाइज थोड़ा अधिक फॉर्मल लगता है। ये थोड़ा डिफरेंस है इन दोनों में। नंबर 51 पर हमारा एज इफ, मानो या जैसे कि। एज इफ किसी बात की कल्पना, तुलना या आभास, अपीयरेंस बताने के लिए एज इफ का यूज। मेन क्लॉज के बाद इसकी पोजीशन है, वह ऐसे बात करता है मानो शिक्षक हो। ही टॉक्स एज इफ ही वर अ टीचर, मतलब ऐसा जैसे वो ऐसे बात कर रहा है, उसके अपीयरेंस से ऐसा लग रहा है कि वो ऐसा आभास हो रहा है जैसे कि वो शिक्षक हो। वह ऐसे दौड़ रहा था मानो कोई उसका पीछा कर रहा हो। ही वॉज रनिंग एज इफ समवन वॉज चेजिंग यू। तो एक तरीके से हम कल्पना वाली फीलिंग आ रही है ना, ऐसे करते हैं कि कोई उसका पीछा कर रहा है, कोई हमारा पीछा कर रहा है, ऐसा। तो यहाँ पर है कि एज दो, जैसे कि, मानो। यहाँ पर जैसे एज इफ का यूज़ किया ना, वो सेम हम इस एज दो का भी यूज़ कर सकते हैं, हमने ऑलरेडी देख लिया है। नंबर 52 पर है इवन देन, यानी कि तब भी, किसी स्थिति के बाद भी परिणाम न बदलने को बताने के लिए। इवन देन, किसी स्थिति के बाद भी परिणाम न बदलने को बताने के लिए, इवन देन, तब भी। पोजीशन है शुरुआत या बीच में। इवन देन, जब पहली बात के बाद भी दूसरी बात न बदले तब इवन देन का प्रयोग करते हैं, और इसकी जगह स्टिल और येट का भी यूज़ हो जाता है। जैसे कि मैंने माफ़ किया तब भी वह नहीं बदला। आई फॉरगेव हिम इवन देन ही डिड नॉट चेंज। इवन देन, तब भी, ठीक है, स्टिल और येट का भी यूज़ होता है। मैंने समझाया तब भी वह नहीं माना। मैंने समझाया तब भी वह नहीं माना। आई एक्सप्लेन्ड इवन देन ही डिड नॉट एग्री। नंबर 53 पर है हमारा इवन इफ, भले ही, यदि। काल्पनिक या संभावित शर्त यानी कंडीशन बताने के लिए। काल्पनिक हो सकती है, संभावित, ऐसा हम जो है संभावना जो है वो करते हैं कि ऐसा संभावित है, ऐसा हो सकता है, ऐसी संभावित शर्त, कंडीशन। पोजीशन शुरुआत या बीच में। इवन इफ, भले ही, यदि, हिंदी में अर्थ है भले ही तुम मना करो मैं जाऊंगा। इवन इफ यू रिफ्यूज आई विल गो। इवन इफ यू रिफ्यूज आई विल गो, भले ही बारिश हो मैच होगा। इवन इफ इट रेन्स द मैच विल बी प्लेड। इवन इफ इट रेन्स द मैच विल बी प्लेड। यहाँ पर है कि भले ही, यदि, यानी कि काल्पनिक या संभावित शर्त, मतलब ऐसा है कि ऐसी कंडीशन रहेगी तो भी ऐसा होगा। मतलब इवन इफ इट रेन्स द मैच विल बी प्लेड, यानी कि भले ही बारिश होगी मैच तो जो है वो होगा, खेला जाएगा, ऐसा। चलिए नंबर 54 पर है इवन नाउ, यानी कि अब भी। अभी तक कोई स्थिति या काम जारी होने को बताने के लिए इवन नाउ, अब भी। शुरुआत या बीच में इसकी जगह। एग्जाम्पल से, वह अब भी मेरा दोस्त है। इवन नाउ ही इज़ माई फ्रेंड। अब भी लोग उसे याद करते हैं। इवन नाउ पीपल रिमेंबर हिम। नेक्स्ट है हार्डली या व्हेन, 55 पर। जैसे ही, तभी, यानी कि एक काम होते ही दूसरा काम तुरंत होना बताने के लिए हार्डली व्हेन का इस्तेमाल करते हैं। पोजीशन है सेंटेंस की शुरुआत में। जैसे ही मैं बैठा फ़ोन बज गया। हार्डली हैड आई सेट डाउन व्हेन द फोन रैंग। जैसे ही मैं बैठा फ़ोन बज गया। तो हार्डली हैड आई सेट डाउन व्हेन द फोन रैंग, मतलब क्या था यहाँ पर कि एक काम होते ही दूसरा काम तुरंत होना बताने के लिए। बैठने के बाद फ़ोन बजा, मतलब दो काम हुए ना, एक के होने के बाद एक काम बैठने का, दूसरा फ़ोन बजने का। जैसे ही वह पहुंचा बारिश शुरू हो गई। हार्डली हैड ही अराइव्ड व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। नो सूनर देन, एज सून एज, मतलब इनका भी हम यूज़ कर सकते हैं। नो सूनर देन और एज सून एज, जैसे हमने इसका यूज़ किया है ना हार्डली व्हेन का, वैसे नंबर 55 पर। चलिए
नेक्स्ट यहाँ पर नोट दे रखा है कि हार्डली के साथ हमेशा व्हेन आता है, ठीक है। ये क्योंकि यहाँ पर होता है हार्डली देन लगा दियो किसी ने, नो सूनर के बाद व्हेन लगा दियो, नहीं, हार्डली के साथ हमेशा व्हेन आता है, नो सूनर के साथ हमेशा देन आता है। यही दोनों एक्सप्रेशंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत पूछे जाते हैं, तो याद रखें, ठीक है। ये व्हेन और देन का बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, तो ये पूछे जाते हैं, तो ये आप नोट डाउन करें। नंबर 56 पर है टिल नाउ, अब तक, वर्तमान समय तक कोई काम या स्थिति बताने के लिए टिल नाउ। शुरुआत या अंत में एग्जाम्पल्स, अब तक मुझे कोई उत्तर नहीं मिला। टिल नाउ आई हैव रिसीव्ड नो रिप्लाई, यानी कि वर्तमान समय तक कोई काम या स्थिति बताने के लिए कि अब तक, ठीक है, अब तक उसने अब तक काम पूरा नहीं किया। ही हैज़ नॉट फिनिश्ड द वर्क टिल नाउ, अब तक उसने ये काम पूरा नहीं किया, ऐसा। अनटिल नाउ या सो फार, इनका यूज़ भी हम टिल नाउ की जगह कर सकते हैं, अनटिल नाउ या सो फार, अब तक। नेक्स्ट है नंबर 57 पर दैट्स हाउ, इसी तरह या ऐसे ही। ये भी हमारा एक एक्सप्रेशन है कि किसी काम के तरीके, मेथड या मैनर को बताने के लिए दैट्स हाउ, यानी इसी तरह, ऐसे ही। जैसे कि ऐसे ही मैंने अंग्रेज़ी सीखी, दैट्स हाउ आई लर्न इंग्लिश। इसी तरह यह मशीन काम करती है, दैट्स हाउ दिस मशीन वर्क्स। दैट्स वाई, कारण बताता है। दैट्स वेयर, स्थान या प्लेस, यानी कि वहीं जहाँ। दैट्स वाई, इसलिए। दैट्स व्हेन, समय, यानी कि तभी। दैट्स व्हेन। दैट्स हाउ, तरीका, ऐसे या इसी तरह। ये सारे के सारे लिंकिंग एक्सप्रेशंस है, ठीक है। रीज़न के लिए आता है, कोई प्लेस के लिए, कोई टाइम के लिए, कोई मेथड बताता है। चलिए 58 पर है हमारा एज प्लस एडजेक्टिव फिर एज, जितना उतना, दो व्यक्तियों, वस्तुओं या चीज़ों की समानता, इक्वालिटी बताने के लिए। पोजीशन जहाँ कंपैरिजन किया जाता है। वह मेरे जितना लंबा है, ही इज़ एज टॉल एज आई एम। यह किताब उतनी ही रोचक है जितनी वह। दिस बुक इज़ एज इंटरेस्टिंग एज दैट वन। तो यहाँ पर अभी एडजेक्टिव देखा, और नंबर 55 पर हम एज, एडवर्ब, एज चाहते तो इनको दोनों को एक साथ भी कर सकते थे, ठीक है। तो ये 59 पर आप याद रखें, जितना उतना, जैसे किसी गुण या मात्रा की समानता, इक्वालिटी बताने के लिए। पैटर्न यही है, मैंने बताया कि एडजेक्टिव और एडवर्ब को हम साथ में भी ले सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा अलग कर दिया है। जैसे राम मोहन जितना लंबा है, राम इज़ एज टॉल एज मोहन, तो पहले वाले में एडजेक्टिव था, इसमें एडवर्ब होगा, ऐसा। तो वह मेरे जितना तेज़ दौड़ सकता है, ही रन्स एज फास्ट एज आई डू। तो यहाँ पर है कि एग्जाम्पल में ये पैटर्न में दे रखा है कि एज के बाद में एडजेक्टिव या एडवर्ब, फिर एज, एडजेक्टिव एडवर्ब में से कोई सा भी आ सकता है। तो दोनों को अलग कर दिया है, मिक्स कर दिया, सेम ही चीज़ है, ठीक है। 69 पर देखें, नॉट ओनली बट ऑल्सो, न केवल बल्कि, दो महत्वपूर्ण बातें जोड़ने के लिए। नॉट ओनली बट ऑल्सो, दो बातों या व्यक्तियों पर समान जोर, एम्फसिस देने के लिए। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ज़्यादा जोर देते हैं ना, जैसे दोनों भागों के पहले, ये इसकी पोजीशन है, वो आप एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ जाएंगे। जैसे वह न केवल गाता है बल्कि नाचता भी है। ही नॉट ओनली सिंग्स बट ऑल्सो डांसेस, उसने न केवल मेरी मदद की बल्कि मुझे सिखाया भी। शी नॉट ओनली हेल्प मी बट ऑल्सो टॉट मी। तो इस तरीके से नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ होगा। दो महत्वपूर्ण बातें जोड़ी और दो बातों या व्यक्तियों पर समान जोर देने के लिए, भाई न केवल ये बल्कि ये भी, ऐसा। तो यहाँ पर टोटल जो है 69 आ गई है। यहाँ पर शायद मिसप्लेस 59 की जगह यहाँ 60 होना चाहिए, 69 नहीं है, ठीक है, 60। तो यहाँ पर टोटल 60 कंजंक्शंस भी थी, कुछ लिंकिंग वर्ड्स, एक्सप्रेशंस भी थे, तो सारे कुछ मिक्स थे। तो ऐसा नहीं सोचे कि ये तो कंजंक्शन में आता नहीं, वो ऑलरेडी मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है। तो इस तरीके से एक फ्लो में आपको नहीं समझ में आता है, एक दो बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा एग्जांपल्स और सॉल्व करते हैं, और एग्जांपल्स को ट्रांसलेट करते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, तो और ज़्यादा क्लियरिटी आती है। तो आज का जो वीडियो है कंजंक्शंस का, एक्सप्रेशंस का, लिंकिंग वर्ड्स का, यहाँ पर कंप्लीट होता है।